हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको ईएसआईसी फार्मासिस्ट 2019 में जो बायोकेमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे उसका सॉल्यूशन करवाने वाला हूं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। देखिए 2019 में जो रिसेंटली फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ था ईएसआईसी फार्मासिस्ट का, उसमें बायोकेमिस्ट्री के कुल मिलाकर के 12 क्वेश्चन पूछे गए थे और ये 12 क्वेश्चन का विद डिटेल एक्सप्लेनेशन अभी मैं सॉल्व करने वाला हूं, जो कि आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन किस दायरे में आ रहे हैं। बहुत ज्यादा बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ना है और खास करके मैं डी फार्मा वाले बच्चों को कह रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो डी फार्मा वाले हैं, उन्होंने डी फार्मा कंप्लीट कर रखा है और उनको इस बात की निगेटिविटी मन में आ गई है। कुछ बच्चों से मेरी बात हुई, उनको ऐसा लग रहा है ना कि जो बच्चे बी फार्मा या जीपेट क्रैक किए हुए हैं वही बच्चा सेलेक्ट हो सकता है। भैया ऐसा नहीं है कि वही सिर्फ सेलेक्ट होंगे, सिलेबस आपका, पढ़ना आपका है। यदि आपके भी कंसेप्ट क्लियर होंगे, ऐसा तो नहीं कि आपको बी फार्मा का सिलेबस पढ़ना होगा। सिलेक्शन डी फार्मा के सिलेबस से पूछा जाता है क्वेश्चन, तो सिलेक्शन डी फार्मा वालों का क्यों नहीं हो सकता भैया? हाँ, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पास होने के लिए पढ़े थे, यहाँ पर वैसे काम नहीं चलेगा। यदि आप अच्छे कंसेप्ट बनाकर पढ़ेंगे तो आपका भी हो सकता है और आपको मैं दिखाऊंगा कैसे आपके ही सिलेबस से सारे क्वेश्चन पूछे गए, मैक्सिमम क्वेश्चन, और 100% पे रिजल्ट होता है। ये बताइए, आपको टॉप करना है? नहीं, टॉप करेगा जीपेट वाला। हम भैया सिलेक्शन ले लेंगे ना, कम से कम भैया हमें एक नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी हो जाएगा भैया, मस्त। सर टॉप करे वही। तो इस मोटिवेशन से चलिए ना, क्यों आप डिमोटिवेट हो रहे हैं कि हम डी फार्मा की तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता है? भाई हो सकता है, हम लोग करवाएंगे, हम लोग आपको पूरे तरीके से हेल्प करेंगे यदि आप मेहनत करने को तैयार हैं। पूरी टीम लगी पड़ी है उदित फार्मेसी की, जो कि अब गवर्नमेंट फार्मासिस्ट को, खास करके डी फार्मा वाले बच्चे जो जिनको कोई देखने वाला नहीं है, उनका बेसिक थोड़ा कमजोर रहता है और अगर कहीं तैयारी करने भिड़ते भी हैं तो क्वेश्चन देख के डर जाते हैं। लेकिन डरना नहीं है भैया, हम आपको हेल्प करेंगे यदि आप करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो चलिए ज्यादा लेक्चर नहीं देंगे, ज्यादा भाषण नहीं देंगे, स्टार्ट करते हैं। समझदार के लिए इशारा काफी है, यदि करना चाहते हो तो कर सकते हो भाई, लग जाओ। तो अभी चलिए हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जो कि मिशन गवर्नमेंट फार्मासिस्ट नाम से प्लेलिस्ट बन रहा है आपको उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो उस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस आते रहेंगे उसको जरूर देखते रहिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा। एन इंटीग्रल मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ ह्यूमन एरिथ्रोसाइट इज। बताइए, जो ह्यूमन आरबीसी है, एरिथ्रोसाइट किसको कहते हैं? आरबीसी को। आरबीसी के सरफेस पर जो ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है वो क्या है? बताइए, काइटिन है, एमाइलोपेक्टिन है, ग्लाइकोफोरिन है या ग्लाइकोजेन है? तो काइटिन तो फंगल सेल का सेल वॉल बना होता है, ये तो होगा नहीं। एमाइलोपेक्टिन होगा नहीं, होगा क्या? ग्लाइकोफोरिन होगा। ग्लाइकोजेन क्यों नहीं होगा भैया? क्योंकि ये तो कार्बोहाइड्रेट का शायद स्टोरेज फॉर्म है ना। यस, कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज फॉर्म क्या होता है? ग्लाइकोजेन होता है, जो कि कहाँ स्टोर होता है? लिवर में स्टोर होता है। फिर ग्लाइकोफोरिन क्यों हुआ सर? चलिए हम लोग बात करते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन में। देखिए, जो आप समझ रहे हैं ना, ये आरबीसी है। आरबीसी के सरफेस पर कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है? ग्लाइकोप्रोटीन। ये क्वेश्चन में पहले से लिखा हुआ था। अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है उसका फैमिली क्या है? ग्लाइकोफोरिन है। देखिए क्या लिख रहा है, ग्लाइकोफोरिन इज अ फैमिली ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन जो कि फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ ह्यूमन एरिथ्रोसाइट वी आर कॉमनली नोन एज रेड ब्लड सेल। जो कि आरबीसी के सरफेस पर पाया जाने वाला प्रोटीन क्या है? मैं क्वेश्चन पूछते चलता हूं, डायरेक्ट आंसर करते चलिए। देखिए, एरिथ्रोसाइट किसको कहते हैं? आरबीसी को कहते हैं। आरबीसी के सरफेस पर पाया जाने वाला प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन, और ग्लाइकोप्रोटीन की फैमिली ग्लाइकोफोरिन। तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो गया? आंसर दे दिया था पहले ही क्वेश्चन में कि इंटीग्रल मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है। अक्सर क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ह्यूमन आरबीसी के सरफेस पर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ग्लाइकोप्रोटीन। लेकिन पहले से लिखा हुआ था ग्लाइकोप्रोटीन, तो अब कौन से फैमिली का है वो ध्यान रखना पड़ेगा, तो ग्लाइकोफोरिन। ऐसे भी आरबीसी में पोरफायरिन रिंग टाइप कुछ होता है ना, तो वहां से अंदाज लगा सकते थे ग्लाइकोफोरिन। ठीक है, ये कुछ रहा। और कुछ ध्यान से रख लीजिए कि आरबीसी के बारे में याद रख लीजिए। आरबीसी का शेप कैसा होता है? बाइकनकेव होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसके साइटोप्लाज्मा में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या भैया? तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। प्लस ब्लड रेड क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण चीजें होती हैं। तो इस तरीके से आप रिलेट करके चीजों को पढ़ेंगे तो काफी हेल्प मिलने वाला है। ये भी आपके सिलेबस से क्वेश्चन था। सेकेंड है, सिलेबस कहने का मतलब कह रहा हूं डी फार्मा, मैं बी फार्मा पे जा ही नहीं रहा हूं, डी फार्मा में। ठीक है, द प्रोटीन डीएनए कॉम्प्लेक्स इन हायर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। बताइए, प्रोटीन डीएनए ये पहले चैप्टर से आया हुआ है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो आपका बायोकेमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, उससे क्वेश्चन आया हुआ है, पहला चैप्टर। द प्रोटीन डीएनए कॉम्प्लेक्स इन अ हायर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। क्या कहेंगे? ट्रांसफेरिन कहेंगे, क्रोमैटिन कहेंगे, इंटरफेरॉन कहेंगे या डिस्ट्रोफिन कहेंगे? बताइए, प्रोटीन और डीएनए कॉम्प्लेक्स को क्या कहेंगे? यहाँ प्रोटीन कहने का मतलब आप हिस्टोन या नॉन हिस्टोन प्रोटीन समझ सकते हैं क्या?
हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए। और हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए आपस में जब मिलता है तो क्या बनाता था, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम क्या है, कंडेंस्ड फॉर्म है। और क्रोमोसोम का जो अनकंडेंस्ड फॉर्म है वो क्या है, क्रोमैटिन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्रोमैटिन हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे देखिए आप, ये क्रोमोसोम है आपका, है ना, क्रोमोसोम गुणसूत्र। गुणसूत्र ये तो कंडेंस्ड फॉर्म है ना, जब कंडेंस्ड हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है एक जगह, तो कुछ इस प्रकार से दिखता है। वैसे नहीं तो ये थ्रेड फाइबर लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है। और ये किससे बना हुआ है, क्रोमैटिन फाइबर से। अब ये क्रोमैटिन बना किससे है, डीएनए से, क्योंकि क्रोमोसोम में क्या क्या होता है, डीएनए होता है, हिस्टोन होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है ना, ये सारी चीजें। वही बोल दिया कि प्रोटीन डीएनए कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या कहलाएगा, तो क्रोमैटिन। अगर ऑप्शन में क्रोमोसोम रहता तो भी आंसर होता है ना। तो वही चीजें बोल रहा है, प्रोटीन डीएनए कॉम्प्लेक्स इन हायर ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे, क्रोमैटिन कहेंगे। देखिए क्या है, द प्रोटीन डीएनए कॉम्प्लेक्स इन हायर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड क्रोमैटिन। इसको क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन इज अ मटेरियल दैट मेक्स अप क्रोमोसोम। क्रोमैटिन से ही क्या होता है, क्रोमोसोम बनता है। क्रोमैटिन पतला पतला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और ये जब थ्रेड आपस में कंडेंस्ड हो जाता है तो क्रोमोसोम बन जाता है इन द सेल न्यूक्लियस। एंड इट कंसिस्ट ऑफ, किससे किससे बना होता है, डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। समझ रहे ना। तो ये कुछ है आपका क्या, प्रोटीन डीएनए कॉम्प्लेक्स का कंसेप्ट। तो समझ रहे, इसी प्रकार से आपको तैयारी करना पड़ेगा, कंसेप्ट बिल्डअप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जैसे पास होते हैं वैसे काम नहीं चलेगा, है ना, लास्ट डे में पढ़ के पास हो गए। तो चलिए, इसी प्रकार से यदि तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे उदित फार्मेसी ऐप पर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की तैयारी करने के लिए वैकेंसी, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट वैकेंसी स्पेशल कोर्स लॉन्च कर दिया गया है, जिस कोर्स को आप ज्वाइन करके हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ एकदम स्पेसिफिक डी फार्मा वाले बच्चों को सिलेक्शन दिलवाने के लिए वो कोर्स लाया गया है मिनिमम अमाउंट में, जो कि मैं डिटेल इस कोर्स के बारे में डिटेल में बाद में बात करूंगा। पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो उसको आप विजिट कर सकते हैं। वहां पर आइए, आपको बहुत कम प्राइस में बहुत अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन जरूर प्रोवाइड करेंगे, और एक अच्छा ट्राई आप कर सकते हैं, है ना। युद्ध में कहते हैं ना कि आप युद्ध के मैदान में क्या कहते हैं, जीते ना जीते लेकिन उतरना तो जरूरी है। पहले डर गए कि भैया मेरा तो सिलेक्शन होगा नहीं, सिलेक्शन सिर्फ बी फार्मा जीपेट वालों का आएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं, मेरे से कुछ बच्चों से बात हुई, वो डायरेक्टली उन्होंने कहा सर सिलेक्शन तो जीपेट वालों का होता है। अरे भैया ठीक है, जीपेट वाले टॉप मारते हैं, आप भी सेलेक्ट हो सकते हैं, आपका ही तो सिलेबस है। हम आपको इस तरीके से जरूर गाइड करेंगे। जो हमारा सब्जेक्ट है एचएपी बायोकेमिस्ट्री, यहां से तो मैं गारंटी कर सकता हूं, यदि अच्छे से डी फार्मा के सिलेबस को मैंने आपको पढ़ा दिया तो आप आराम से 80 to 90 क्वेश्चन एचएपी और बायोकेमिस्ट्री का जरूर कर ले जाएंगे। और भी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट फैकल्टी हैं जो कि आपको तैयारी वहां करवा रहे हैं, टेस्ट वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। अभी फिलहाल अभी स्टार्टिंग कोर्स है तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर ही मिलेगा वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब तो देखिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले बच्चों को हम पूरा से रटवाए हुए हैं। फाइलोक्विनोन सोशल फार्मेसी में पढ़ाए हैं, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाए हैं, सब में पढ़ाए हैं। फाइलोक्विनोन इज अनदर नेम फॉर, बताइए ये क्वेश्चन क्यों नहीं बनेगा, फाइलोक्विनोन किसका नाम है, केमिकल नेम सारे विटामिन का एकदम ट्रिक के साथ बताए थे। तो क्या होगा, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई या विटामिन ए, बताइए विटामिन डी का क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। तो ये होगा नहीं क्योंकि फाइलोक्विनोन इसका नहीं होता है। विटामिन के, जी हाँ, फाइलोक्विनोन तो इसी का होता है ना, फाइलोक्विनोन इसी का होता है। विटामिन ई का तो टोकोफेरॉल, विटामिन ए का रेटिनॉल, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन के। इसका ट्रिक बताए थे, याद है, रथ एक टॉफी, है ना, ए बी सी डी ई के एकदम सीक्वेंस याद रखिए, और यहाँ पे याद रखिए रथ, रथ एक, है ना, एक टॉफी, इस तरीके से मैंने बताया था टॉफी। कैसे ध्यान रहेगा, एक लाइन याद रखना है, रथ एक टॉफी, रॉ से रेटिनॉल, थॉ से थायमिन, सॉ से साइमिन विटामिन सी का जो होता है ए, रथ एक, ए मतलब क्या हुआ, एस्कॉर्बिक एसिड, कॉ मतलब कैल्सीफेरॉल, है ना, विटामिन डी, विटामिन ए का टेकोफेरॉल, और विटामिन के का फाइलोक्विनोन। वही चीजें क्वेश्चन पूछा गया कि फाइलोक्विनोन किसका नाम है, तो विटामिन के का। तो जिसको एक लाइन याद रह जाएगा, रथ एक टॉफी, मैंने याद करवाया था, रथ एक टॉफी, ध्यान नहीं मार देगा। देखो इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, इसको के, इस तरीके से याद रखेंगे। ए को रेटिनॉल, बी को थायमिन, सी को एस्कॉर्बिक एसिड, डी को कॉ से कैल्सीफेरॉल, ई को टोकोफेरॉल, के को फाइलोक्विनोन, ध्यान रह जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से पूरे ट्रिकी वे में पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर करने के लिए जरूर आप कंसेप्ट क्लियर करके पढ़िए, ठीक है। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है, अ सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड इज, बताइए सल्फर कंटेनिंग एमिनो, आपका प्रोटीन चैप्टर है वहां पे एमिनो एसिड के बारे में पढ़ना है। तो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, तो सर हम तो पढ़ाए थे आपको सिस्टीन मिथ्योनिन, है ना, पूरा एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन अच्छे से ध्यान में रटवाए हुए हैं। तो सल्फर आप रटे थे होंगे जरूर, लेकिन नहीं रटे तो ध्यान से सुनिए। एमिनो एसिड का सल्फर कंटेनिंग सिस्टीन मिथ्योनिन था, ऑप्शन में तो है ही नहीं। एलिन है, ऑर्निथिन है, ग्लूटामिन है, एस्पर्जिन है।
भैया कैसे होगा आंसर? तो आपका एलिन जो होता है ये आपको कोग्नोसी में हम एक बार बताए हैं, है ना, ध्यान करिएगा। कोग्नोसी में जब हम लोग क्या कहते हैं ध्यान से एलिन का केमिकल कंस्टिट्यूएंट पढ़ रहे थे तो वहां पे ये चीज पढ़ाया हुआ है कि जो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड है वो एलिन है। कैसे? देखिए ध्यान से, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड एलिन है जो कि किस में पाया जाता है? गार्लिक में पाया जाता है। जब गार्लिक पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको हम बताए थे कि उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में एलिन होता है और ये एक एमिनो एसिड है जो कि इसमें क्या पाया जाता है? सल्फर पाया जाता है कि नहीं? और सल्फर पाया जाता है। और ये जैसे देखिए जितने भी एलियम स्पीसीज के हैं, है ना, जितने भी एलियम स्पीसीज जैसे कि प्याज, लहसुन, प्याज और अदरक, ओनियन भी, ओनियन, गार्लिक, इसमें जो पंजेंट टेस्ट होता है ना, तीखा तीखा जो स्वाद होता है ना इसका, वो किसके कारण होता है? एलिन के कारण ही होता है ना। इट कंटेन्स सल्फर एटम, इसमें सल्फर एटम होता है विच कंट्रीब्यूट टू द कैरेक्टरिस्टिक अरोमा एंड टेस्ट ऑफ दीज वेजिटेबल्स। ये जो एलियम स्पीसीज के जितने भी वेजिटेबल्स हैं उसमें जो एरोमा यानी उसका जो फ्लेवर देता है वो कौन देता है? यही तो एलिन ही तो देता है। तो यहाँ पर इस तरीके से पूछ दिया कि सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड क्या हो जाएगा? एलिन। और होता क्या क्या है? सिस्टीन भी होता है, ध्यान रखिएगा, मिथियोनिन भी होता है, मिथियोनिन भी होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, mRNA इन न्यूक्लियस इज सिंथेसाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म? बताइए mRNA, ये तो आपको पता होगा कि mRNA जो डीएनए से बनता है, डीएनए से क्या बनता है? mRNA बनता है। mRNA बनता है किसमें? सब काम हो रहा है किसमें? न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है ना, न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। डीएनए से mRNA बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, है ना। ये जो डीएनए से mRNA बन रहा है, mRNA बनने से पहले क्या बनता है? कहने का मतलब ये हुआ mRNA इन द न्यूक्लियस इज सिंथेसाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। ये जो mRNA बना वो किस फॉर्म में बनता है? तो ये चूंकि न्यूक्लियस के अंदर बन रहा है तो n लगेगा, है ना। और ये हेटेरोजीनस बनता है तो HNRNA हो जाता है। तो tRNA होगा नहीं, HNRNA, यस HNRNA, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोसीजर चल रहे हैं और हेटेरोजीनस स्ट्रक्चर होता है इसलिए हेटेरोजीनस आरएनए पहले बनता है। जैसे कॉन्सेप्ट समझिए, ये डीएनए है, डीएनए से mRNA बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और चूंकि ये न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है और ये जो mRNA का प्री फॉर्म है, प्री फॉर्म मतलब mRNA जब डीएनए से mRNA बनने के दौरान जो ये mRNA है वो किस फॉर्म में बना था? पहले HNRNA के फॉर्म में। इसके बाद में HNRNA, HNRNA कहने का मतलब हुआ हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, है ना। उसके बाद mRNA बना और ये mRNA के बाद जब प्रोटीन बनता है, जो एमिनो एसिड का चेन बनता है, उस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। क्वेश्चन ये भी बन सकता है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से mRNA बनता है, ट्रांसलेशन में mRNA से प्रोटीन बनता है। ध्यान से चीजों को देखिएगा, mRNA in the nucleus is synthesized in the form of HNRNA, इसको हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए कहते हैं। और HNRNA represents the primary transcript, देख रहा, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द जीन एंड इट इमेच्योर फॉर्म ऑफ mRNA। कह रहा ना, इमेच्योर फॉर्म है mRNA का। जब ये मैच्योर होता है तो क्या बन जाता है? HNRNA इमेच्योर रहता है तो कहने का मतलब है mRNA जो है जब वो इमेच्योर रहता है तो HNRNA कहलाता है, जब वो मैच्योर हो जाता है तो mRNA हो जाता है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है mRNA जो न्यूक्लियस के अंदर सिंथेसाइज होता है वो किस फॉर्म में होता है? तो HNRNA। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, डीएनए से mRNA बनने की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन, mRNA से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया ट्रांसलेशन, डीएनए से जो mRNA बनता है वो किस फॉर्म में बनता है? HNRNA। HNRNA का फुल फॉर्म हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, बस इस तरीके से कंसेप्ट क्लियर करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट है द विटामिन इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलाजन इज। इसलिए मैं कहता हूं ना, यहाँ पे देखिए विटामिन का एक भी विटामिन का नाम ना आपको नहीं दिया है ना, जो कि नॉर्मल विटामिन B1 B2 या फिर ABC के नाम पे नहीं दिया। जब भी दिया आपको उसके केमिकल नेम पर दिया, तो इसीलिए मैं केमिकल नेम जरूर याद करने के लिए बोलता हूँ। कोलाजन, बायोसिंथेसिस ऑफ कोलाजन में कौन सा है? तो कोलाजन प्रोटीन कुछ होता है ना, कोलाजन प्रोटीन का जो सिंथेसिस करता है वो कौन करता था? विटामिन सी, है ना। बायोसिंथेसिस ऑफ कोलाजन प्रोटीन में कौन है इन्वॉल्व था? कौन सा विटामिन? तो विटामिन सी। और विटामिन सी का नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, है ना, एस्कॉर्बिक एसिड। तो यही एस्कॉर्बिक एसिड आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है ना कि विटामिन इन्वॉल्व इन बायोसिंथेसिस ऑफ कोलाजन, कोलाजन के बायोसिंथेसिस में जो विटामिन इन्वॉल्व होता है एस्कॉर्बिक एसिड है, जिसको कि क्या कहते हैं? विटामिन सी कहते हैं। अभी तक एक भी क्वेश्चन सिलेबस से बाहर गया है डी फार्मा के सिलेबस से? नहीं। कुछ क्वेश्चन बाहर भी जाएंगे तो जाने दो भाई, जो बाहर वाले बाहर जाने दो भाई। मैं कितना बार बोल रहा हूँ, 100 में 100 लाने से आपका सिलेक्शन नहीं होता है ना। 100 में 100 कोई नहीं ला पाता है, 100 में आपको 60 लाना है, 65 लाना है, 70 लाना है ना। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ परसेंटेज में, 60% 70% भी रिजल्ट होता है, समझ रहे ना। तो इसलिए आप डिमोटिवेट मत होइए कि डी फार्मा के कैंडिडेट हैं, आप भी लड़िए। यदि आप बेहतर पढ़ेंगे तो जरूर आपका भी सिलेक्शन होगा।
नेक्स्ट है, अब उसी में देखिए डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से होने क्या होता है, क्या स्कर्वी बीमारी होता है, जिसमें क्या होता है वीकेंड एंड डिफेक्टिव कोलाजन, कोलाजन जो होता है वो वीक होने लगता है, डिफेक्टिव होने लगता है, जिससे क्या होता है ब्लीडिंग गम्स, आपका मसूड़ा वगैरह से खून निकलने लगता है, ज्वाइंट पेन वगैरह में दिक्कत होने लगता है ना, ज्वाइंट वगैरह से, ज्वाइंट जो है ना उसमें पेन वगैरह होने लग जाता है, ये स्कर्वी में है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, तो सारे विटामिन का केमिकल नेम, सोर्स और उसकी होने वाले कमी से होने वाले रोग, सिम्टम, वो सब ध्यान रख लीजिएगा, उससे क्वेश्चन काफी आते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, बताइए। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं है। तो एमोनिया, जी हाँ एमोनिया तो होता है, क्रिएटिनिन, यस क्रिएटिनिन भी होता है, यूरिया यस होता है, लेकिन यूरिक एसिड आपका प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म का नहीं होता है वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का आपके देख रहे प्रोटीन चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। एक आध क्वेश्चन है जो कि इधर उधर गया, लेकिन आपको मैक्सिमम क्वेश्चन तो बन गए ना, ध्यान से देखिएगा। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा नहीं है, यूरिक एसिड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, मेरास्मस इज एसोसिएटेड विथ, ये क्वेश्चन को बहुत ज्यादा जानने वाला है, मैं दो जगह पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में सोशल फार्मेसी में, सेकेंड ईयर में बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाता हूं, है ना। तो आपको मेरास्मस और क्वासियोरकर, इसका क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक कंसेप्ट समझिए। क्वासियोरकर और मेरास्मस बीमारी है, शायद ये बच्चा ढक जा रहा होगा, लेकिन ध्यान से देख लीजिएगा, मैं हट जाता हूं थोड़ा, लेकिन ये देखिए यहाँ पे क्वासियोरकर, माल न्यूट्रिशन समझते हैं, माल न्यूट्रिशन, ये माल न्यूट्रिशन का एग्जांपल है क्वासियोरकर और मेरास्मस। माल न्यूट्रिशन मतलब क्या, कि न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी के कारण होने वाले रोग को माल न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं, ठीक है। अब उसमें क्वासियोरकर और मेरास्मस दो मेजर डिजीज है ना, जो कि आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि कुपोषण कहलाता है ना। तो क्वासियोरकर किसको होता है, मेरास्मस किसको होता है, तो जो मेरास्मस बीमारी होती है ना, उसमें ये बच्चा जो है देखिए पूरा सुखल पाकल है, और ये बच्चा थोड़ा सा पेट वेट निकला हुआ है, लेकिन मेंटली रिटार्टेड रहेगा, तो ये क्वासियोरकर है, ये मेरास्मस है। ये जो मेरास्मस बीमारी होती है, ये मेरास्मस में क्या होता है, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट दोनों चीजें डेफिशिएंट हो जाती हैं, जबकि क्वासियोरकर में क्या होता है, सिर्फ क्या चीज का डिफिशियंसी होता है, प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। देखिए ऐसा कैसे होता है, और ये एक चीज ध्यान रखिएगा, ये 1 साल से एबव बच्चों में होता है, लगभग 1 साल से ज्यादा के बच्चों में होता है, और इट इज कॉमन इन इन्फेंट अंडर 1 ईयर एज, अंडर द एज मतलब क्या होता है ना, 1 साल से छोटे बच्चे में होता है मेरास्मस। क्यों, देखिए होता क्या है ना, कि आपको मैंने क्या बोला, मेरास्मस में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों डेफिशिएंट हो जाता है, वही चीज लिखा हुआ है, इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज। क्यों हुआ, देखिए मेरास्मस इस केस में हो जाता है ना, देखिए एक तो ये सब गरीबी बच्चों में ही होता है। देखिए जब बच्चा है, एक तो 1 साल से छोटा है, उसको खाना खा नहीं पाएगा, तो उसको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा नहीं, और माँ को दूध हो नहीं रहा होगा, और माँ गरीब है तो दूध खरीद के पिला नहीं पा रही है, और दूध से प्रोटीन मिलता है, तो बच्चा को दूध मिल नहीं रहा है, खाना खा नहीं पा रहा है, इस वजह से क्या होता है, मेरास्मस हो जाता है। तो इसलिए 1 साल से छोटे बच्चे में क्या होगा, मेरास्मस होगा, क्योंकि वो खाना खा नहीं पाएगा तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा नहीं, और गरीबी के कारण उसको दूध नहीं मिल पाएगा, माँ को दूध नहीं होता होगा, इस वजह से क्या हुआ कि मेरास्मस हो गया। तो मेरास्मस क्या होता है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट दोनों डिफिशिएंट हो जाता है, जबकि क्वासियोरकर में इट डेवलप्स इन चिल्ड्रन whose diet डायरेक्ट और डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, जो कि प्रोटीन की डिफिशिएंसी, जैसे 1 साल से बड़ा बच्चा हो गया, अब वो गरीब भी है, लेकिन घर में खाना तो जरूर बनेगा, दूध मिले ना मिले, तो प्रोटीन डेफिशिएंट हो जाता है, लेकिन खाना दबा के खाता है, उससे क्या होता है, उसको इडीमा वगैरह होता है, पेट वगैरह पूरा पॉट बेली टाइप का हो जाता है, उसको क्वासियोरकर कहते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या क्या आता है, क्वासियोरकर और मेरास्मस। क्वासियोरकर किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से। मेरास्मस मतलब पूरा मारामारी हो गया, मारामारी मतलब क्या, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट दोनों खत्म, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से होता है ना। और क्वासियोरकर जो होता है वो किसमें होता है, 1 साल से बड़े बच्चे में होगा। क्यों, क्योंकि प्रोटीन का डेफिशिएंट हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट नहीं, क्योंकि दबा के खा रहा है, देख रहे पेट वेट निकल गया। लेकिन मेरास्मस में क्या होता है, बच्चा ना खा पा रहा है, ना बच्चे को दूध मिल पा रहा है, इस वजह से 1 साल से छोटे बच्चे में होता है ना। तो चलिए अब क्वेश्चन पढ़िए, ध्यान से समझ में आ जाएगा। मेरास्मस इज एसोसिएटेड विद फैट एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी, नहीं जी। फैट एंड प्रोटीन डेफिशिएंसी, नहीं जी। प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी, जी। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जब दोनों कम हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, मेरास्मस कहते हैं। और लास्ट ऑप्शन जो है ओनली प्रोटीन डेफिशिएंसी, इसकी कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं, क्वासियोरकर कहते हैं, क्वासियोरकर कहते हैं, समझ रहे ना, क्वासियोरकर। ओके, तो वही चीजें यहाँ पर हैं, वही कह रहा है, मरास्मस इज प्रीमियरली एसोसिएटेड विद प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी, इट इज सेवर फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन की कमी से होता है, लैक ऑफ सफिशिएंट इंटेक ऑफ कैलोरीज, कैलोरी मतलब कार्बोहाइड्रेट, पर्टिकुलरली फ्रॉम बोथ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। जब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी हो जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मरास्मस का कंडीशन कहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका मेलानिन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड। मेलानिन किस एमिनो एसिड से बनता है बताइए? वेलिन से, ट्रिप्टोफैन से, हिस्टिडीन से या टायरोसिन से? तो मेलानिन जो है वो किस एमिनो एसिड से बनता है? वो मेलानिन एक पिगमेंट है ना, मेलानिन क्या है? पिगमेंट है जो कि आपके स्किन कलर, आई कलर, हेयर कलर के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। वो बनता किससे है? टायरोसिन एमिनो एसिड से बनता है। किससे बनता है? किस चीज से बना हुआ है? टायरोसिन एमिनो एसिड से। तो ये बोल रहा है मेलानिन इज डिराइव्ड फ्रॉम एमिनो एसिड टायरोसिन। किस एमिनो एसिड से बच्चा? टायरोसिन एमिनो एसिड से। और टायरोसिन क्या है? एक प्रकार का नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड है जो कि क्रूशियल रोल प्ले करता है सिंथेसिस ऑफ मेलानिन में, मेलानिन के सिंथेसिस में, जो कि रिस्पॉन्सिबल है। मेलानिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? डिटरमाइनिंग द कलर ऑफ स्किन। जिसमें मेलानिन पिगमेंट ज्यादा होता है उसका स्किन डार्क होता है, जैसे हम करिया हैं। बात अलग है, मोबाइल में आपको गोरा दिख रहे होंगे, वास्तविकता में हम करिया हैं। तो मेरा क्या है? कलर मेरे में क्या है? मेलानिन का पिगमेंट का मात्रा ज्यादा है ना। ये हेयर, आईज, ये सब का कलर वगैरह डिसाइड करता है मेलानिन। ठीक है, ये कुछ था क्वेश्चन। अब है 10वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द स्पेसिफिक टेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग रिंग इन एमिनो एसिड। देख रहा प्रोटीन चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, सब प्रोटीन से ही तो क्वेश्चन आ रहा है। कह रहा कि स्पेसिफिक टेस्ट फॉर द आइडेंटिफाइंग रिंग इन एमिनो एसिड इज। कह रहा एमिनो एसिड में जो रिंग पाया था उसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट। एमिनो एसिड का टेस्ट तो बहुत सारा है, लेकिन एमिनो एसिड के अंदर जो आइडेंटिफाइंग रिंग का स्पेसिफिक टेस्ट है, तो एमिनो एसिड के अंदर एक कौन सा पाया जाता है? इमिडाजोल रिंग पाया जाता है। इमिडाजोल रिंग पाया जाता है। और इमिडाजोल रिंग के स्पेसिफिक टेस्ट के लिए कौन सा होते हैं? तो पॉलिश टेस्ट करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं? पॉलिश टेस्ट करते हैं। तो स्पेसिफिक टेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग रिंग इन एमिनो एसिड के लिए क्या आंसर हो जाएगा? पॉलिश टेस्ट, है ना। देखिए द स्पेसिफिक टेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग रिंग इन एमिनो एसिड इज पॉलिश टेस्ट। पॉलिश टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इमिडाजोल रिंग इन एमिनो एसिड। और इमिडाजोल एक 5 मेंबर्ड रिंग है जिसमें कि 2 नाइट्रोजन एटम होता है। एंड इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एमिनो एसिड हिस्टिडीन। एमिनो एसिड हिस्टिडीन का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसमें कि इमिडाजोल रिंग पाया जाता है। इसके टेस्ट के लिए हम लोग पॉलिश टेस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी in the activity of sphingomyelinase enzyme leads to। एंजाइम जब चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि अलग अलग एंजाइम की कमी से होने वाले डिजीजेस, है ना, उसको डायरेक्टली याद करते हैं तो काम बन जाता है। तो स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है बताइए? क्रेब्स डिजीज, गॉचर्स डिजीज, या फिर नीमेन-पिक डिजीज, या फिर जैकॉब डिजीज। जैकॉब डिजीज तो अलग है, ये तो एंजाइम से रिलेटेड ही नहीं है, वायरॉइड वगैरह, प्रियन वगैरह से रिलेटेड है। तो ये आपका ये तीनों में से क्या हो जाएगा? तो क्रेब्स डिजीज और गॉचर्स डिजीज तो ग्लूको और गैलेक्टो वाला में कंसेप्ट में आ जाता है। ये है आपका स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से जो होने वाली बीमारी है वो नीमेन-पिक डिजीज है। क्या है? नीमेन-पिक डिजीज। आप ध्यान से देखिएगा, नीमेन-पिक डिजीज जो होता है वो स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम की एक्टिविटी के डिफिशिएंसी से होता है। और क्रेब्स डिजीज जो होता है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, याद रखिए गैलेक्टोसाइडेज और ग्लूकोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज की कमी से होने वाली बीमारी क्रेब्स डिजीज। जबकि गॉचर्स डिजीज जो होता है वो बीटा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम की कमी से होता है ना, बीटा ग्लूकोसाइडेज। इन सारी चीजों का पीडीएफ चाहिए तो वही ऐप पर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट वाले कोर्स में प्रॉपर आपको वीडियो वगैरह सब कुछ वहां पे भी मिलता है। और क्लासेस वहां तो पूरा चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज वीडियो वगैरह सब कुछ है। यहाँ पे इस चीज का पीडीएफ मेनली आपको ऐप पर ही मिल पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एन एमिनो एसिड कंसिडर्ड एज लाइपोट्रोपिक फैक्टर इज। बताइए वो कौन सा एमिनो एसिड है जो कि लाइपोट्रोपिक फैक्टर के तरह काम करता है? लाइपोट्रोपिक फैक्टर क्या है? वैसा जो वो सब्सटेंस जो कि क्या करे? लिपिड के मेटाबॉलिज्म, फैट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करे, फैट का मेटाबॉलिज्म बढ़ाए, फैट का प्रोडक्शन बढ़ाए, उसको क्या कहते हैं? लाइपोट्रोपिक फैक्टर कहते हैं। वो कौन सा है? तो लाइपोट्रोपिक फैक्टर क्या होता है? मिथियोनिन होता है। क्या होता है? मिथियोनिन होता है। ध्यान से रखिएगा। तो द एमिनो एसिड कंसीडर्ड एज लाइपोट्रोपिक फैक्टर वो क्या है? मिथियोनिन है। और लाइपोट्रोपिक फैक्टर वो होते हैं जो कंपाउंड दैट हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, फैट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करे और प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन द लीवर, लीवर में जो फैट का एक्यूमुलेशन होता है उससे बचाए भी, है ना, वो लाइपोट्रोपिक फैक्टर होते हैं। और वो लाइपोट्रोपिक फैक्टर कौन सा एमिनो एसिड है? मिथियोनिन है ना, मिथियोनिन। तो ठीक है, इसी प्रकार से कुल मिलाकर 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ये 12 क्वेश्चन आपको कैसा लगा, है ना? ये सब चीजें डी फार्मा के सिलेबस से ही पूछी गई। हाँ, कुछ एक क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा कि जो कि मैं नॉर्मली बायोकेमिस्ट्री जब पढ़ाता हूँ तो वो चीजें मैंने नहीं पढ़ाई थी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ स्पेसिफिक वे में पढ़ेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। ओके,
तो ये गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का वैकेंसी वाली जो हमारा कोर्स है वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको ऐप पर, जिसमें कि आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर हर एक सब्जेक्ट का डी फार्मा प्रॉपर यहाँ कवर किया जाता है, डी फार्मा के ही सिलेबस को, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हैं अगर वहाँ फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए चाहे वो एम्स हो, रेलवे हो या ESIC हो, सब में डिप्लोमा का सिलेबस रहता है। कुछ एडिशनल है तो वो लाइव करके आपको पढ़ा दिया जाएगा लाइव क्लासेस के थ्रू। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर के, हर एक टॉपिक का मिल जाएगा, प्लस लाइव क्लासेस, प्लस आपको उसी का PDF नोट्स वगैरह, प्रीवियस ईयर MCQ, प्लस उसका PDF, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अभी फिलहाल नहीं है लेकिन मिल जाएगा आपको टेस्ट सीरीज वगैरह। और ये लगातार हम लोग आपके सपोर्ट में बने रहेंगे। और इस कोर्स का प्राइस मात्र 799 रुपए फिलहाल अभी चल रहा है, क्योंकि इनिशियल टाइम है तो इसलिए प्राइस कम है। सो इसलिए आप अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट हमारे साथ कर सकते हैं। यदि इंटरेस्टेड हैं तो प्ले स्टोर पे जाइए और उदित फार्मेसी को सर्च कीजिए, देन ऐप को इंस्टॉल कीजिए, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद स्टोर वाले सेक्शन में आइए और स्टोर वाले सेक्शन में आएंगे तो अलग अलग कोर्सेज आपको दिख जाएंगी। जिस कोर्स को आपको ज्वाइन करना है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट वो भी मिल जाएगा, उसको आप एनरोल करिए। और एनरोल करने में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिए। सुबह 8 लेकर के शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम आपको कोशिश करेगी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, और दिक्कत हो तो सॉल्व किया जाएगा, पेमेंट रिलेटेड इश्यूज वगैरह जो भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मैंने प्रयास किया आपके लिए कि इसको थोड़ा आसान बनाया जाए, जो आपके मन में ये डर बैठा हुआ उसको डर को भगाया जाए, है ना। तो अब डरना नहीं है, लड़ना है, लड़ेंगे तो जरूर उड़ेंगे, समझ रहे ना। अगर लड़ेंगे ही नहीं तो फिर जीतेंगे कैसे, समझ रहे ना। तो इसलिए थोड़ा सा फाइट करना पड़ेगा भैया। अगर पहले से ही डर रहे हो तो आप वैकेंसी में फॉर्म मत डालो झूठा, क्योंकि यहाँ पर भैया कंपटीशन टफ होता है, पढ़ना पड़ेगा। टक्कर आपको जीपेट और बी फार्मा वालों से लेना पड़ेगा, समझ रहे ना, जो जीपेट क्रैक करके रखा हुआ है। तो समझ लो, आपको मैंने सारी सच्चाई बता दी। हाँ भैया वो लोग टॉप करते हैं लेकिन आप भी सेलेक्ट हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, बुरी भी लगी तो भैया बुरा ही, मतलब सच कड़वा होता है, जानना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए तो अगर अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम लोग लगातार आपके लिए इस प्रकार के कंटेंट यूट्यूब पे भी प्रोवाइड करते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।